जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। कल से एक खबर चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि वो जज जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के वो जज जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस किया था, उन्हें गोली मार के हलाक कर दिया गया। बल्कि बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे सोशल मीडिया पे और ये वायरल तेजी से हो रही थी। इस खबर की बैकग्राउंड क्या है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पेशावर हाई कोर्ट के एक और फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बेंच भी बना दी है और उस बेंच को काजी फायज ईसा साहब उसको लीड करेंगे। और वो केस क्या है और पेशावर हाई कोर्ट इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों होती चली जा रही है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और कल मियां शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लीडरों ने और इसके साथ साथ एएनपी के कुछ लीडरों ने पेशावर हाई कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज को हदफ़े तनकीद बनाना शुरू कर दिया और अब सोशल मीडिया पे हर तरफ उनके ऊपर डिबेट हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और शीरी मज़ारी साहबा सदर मोहतरम से ठीक ठाक नाराज़ हो गई और उन्होंने उनके ट्वीट का जवाब दिया। अब वो जवाब क्या था, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और जनरल बाजवा साहब से एक रिलेटेड एक खबर चल रही थी कि कोई एंकर उनके पास गए थे और जनरल बाजवा साहब के ड्राइंग रूम से उन्हें उठा दिया गया था। वो क्या खबर है और इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। पेशावर हाई कोर्ट के चंद फैसले इस वक्त पाकिस्तान में ठीक ठाक ज़ेरे बहस हैं। उन फैसलों में से एक फैसला कोहाट के आरओ इरफान उल्लाह साहब से रिलेटेड है। ये PK 91 के इलेक्शंस के लिए आरओ हैं और इन्हें पेशावर हाई कोर्ट ने फारिग कर दिया है। इनकी पोजीशन थे जिससे ज़ाहिर है वहाँ पे जो सिक्योरिटी का अमल है वो फौरी तौर पर रुक गया और एक क्राइसिस पैदा हो गया। और इस क्राइसिस पे और इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चला गया। अब 2 जनवरी को एक बेंच बन रहा है और उसमें 3 मोअज़्ज़ज़ जजेस उस बेंच का हिस्सा हैं, जिसमें काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये इस बेंच के हेड होंगे। और इनके साथ जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और मोहतरमा जस्टिस मसरत हलाली इनके साथ शामिल हैं। और ये 2 जनवरी को ये बेंच की समाअत होगी और अभी से हम ये रीड कर सकते हैं कि इसके ऊपर भी वही एक्शन होगा जो लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस नजफी साहब के केस का हुआ था, उनके फैसले का हुआ था। क्योंकि उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट्स की हदूद तय कर दी थी और मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी एक हदूद तय भी कर दी जाएंगी। और साथ साथ उन तमाम जजेस को ये भी बता दिया जाएगा कि हम इलेक्शन को वक्त पे करवाना चाहते हैं, आपके इस किस्म के फैसलों से इलेक्शन डिले होने का अंदेशा है। क्योंकि अभी आप एक हल्के के अंदर देख लीजिए, वहाँ पे सारा प्रोसेस रुक गया। अब अगर ये प्रोसेस रुक गया है तो इसको रीएक्टिव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में पहुँच रहा है। 2 जनवरी को मेरा ख्याल है ठीक ठाक किस्म की स्क्रीनें गर्म होंगे। इसी तरह जो चंद दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस करने का जो एक फैसला पेशावर हाई कोर्ट से जारी हुआ था और ये फैसला जस्टिस कामरान हयात मियां खेल साहब ने जारी किया था। और एक ऐसा फैसला जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और ऐसे लग रहा है जैसे वर्कर्स के मुर्दा जिस्म में एनर्जी आ गई है। इसको अब हर तरफ से तनकीद का सामना है। कल मियां शहबाज शरीफ साहब ने कराची में बैठ के इसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इन जस्टिस साहब को इस केस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि इनके अपने अजीज़ जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और साथ साथ ये पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मुलाजम भी रहे हैं, शायद सरकारी मुलाजम भी रहे हैं। इस पर उन्होंने खासा ज़ाहिर बात की और उसके बाद मरियम नवाज साहबा ने इसके ऊपर ट्वीट भी की। हमने जब इस पर थोड़ी सी तहकीक की तो हसन अयूब साहब हमारे दोस्त सहाफ़ी हैं, उनकी एक ट्वीट हमारे सामने आई। उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो जज साहब हैं उनके जो कज़न्स हैं शुएब नासिर मियां खेल और सरदार बाबर ख़ान मियां खेल, ये दोनों सियासतदान हैं और ये शायद इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ ये दावा भी किया गया कि जस्टिस कामरान हयात साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये क्या वाकई रहे हैं और क्या ये वाकई इनके कज़न्स हैं या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं और सबका ये कहना था कि क्योंकि इनकी अफिलिएशन है पार्टी के साथ या इनके कज़न से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उन्हें ये फैसला नहीं करना चाहिए था। गो मैं इस नैरेटिव से इत्तफाक नहीं करता। जज ज़ाहिर जज होते हैं और उन्होंने फैसला कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक करना होता है। अगर तो कानून की किताब उनको ये अलाउ करती है कि पेशावर हाई कोर्ट में बैठ के वो एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में फ़ैसला कर सकते हैं तो फिर उनका हक है, उनका ये इख्तियार है कि उन्हें ये फ़ैसला करना चाहिए और दुनिया की कोई ताकत उनसे ये इख्तियार वापस नहीं ले सकती। लेकिन बहरहाल सियासी जमातों की तरफ से इसके ऊपर खासा रद्द-ए-अमल है और आने वाले दिनों में इसके ऊपर खासी डिबेट भी होगी। और मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन शायद आज
या कल इस फैसले को भी चैलेंज कर दे। और उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस होगा तो जज साहब की जो अफिलिएशन है उसके ऊपर भी बात होगी। और अब तमाम सियासी जमातें जो हैं इस इशू को उठाना शुरू हो गई हैं। उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब शामिल हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब शामिल हैं, मरीम नवाज साहबा शामिल हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी पार्टी जो है वो इसके ऊपर बात कर रही है। और इसके साथ साथ एमल वली खान जो ज़ाहिर ANP के इस वक्त लीडर भी हैं और उनका ताल्लुक वली खान फैमिली के साथ भी है, उन्होंने भी ठीक ठाक किस्म की बात की थी पेशावर के अंदर खड़े होकर। बल्कि उन्होंने तो पेशावर हाई कोर्ट के जज साहबान को धमकी भी दे दी थी कि आपने रिटायर होना है, फिर इन्हीं गलियों में फिरना है और आपको हमारा सामना करना पड़ेगा और वगैरह वगैरह। बहुत उसमें अल्फाज इस किस्म के हैं कि मैं उनको दोहरा नहीं सकता। तो एमल वली साहब को भी देख लीजिए, यानी ANP को भी देख लीजिएगा, तो उनकी तरफ से भी एतराज़ आना शुरू हो गया। तो अब आने वाले दिनों में पेशावर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर बहस आएगी और सोशल मीडिया पे तमाम सियासी जमातों की तरफ से जस्टिस कामरान हयात साहब पे बात तो होगी, जो मेरा ख्याल है टू मच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई हदूद का फ़ैसला है या फिर कोई फैसले का फ़ैसला है तो उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या अदालतों के अंदर तय हो जाना चाहिए। उसे गली गली बाज़ार में या सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह डिस्कस नहीं करना चाहिए। अदालतों का एहतराम बहुत ज़रूरी है। लेकिन जस्टिस साहब से रिलेटेड ही एक चीज़ है कि कल एक खबर चलनी शुरू होगी जिसमें यह कहा गया कि क्योंकि इन्होंने फैसला किया था बल्ले के बारे में और बल्ला इन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वापस किया था, तो इन्हें नामालूम अफराद ने गोली मार के शहीद कर दिया। और साथ इसके बाद एक ट्रेंड सा बनना शुरू हुआ और सोशल मीडिया के ऊपर चलना शुरू हुआ। ये खबर 100% फेक थी, 100% गलत थी। ना जस्टिस कामरान हयात साहब पे अटैक हुआ, ना वो ज़ख्मी हुए, ना किसी ने उनको कोई तकलीफ़ देने की कोशिश की। ये टोटल फेक न्यूज़ थी। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सोशल मीडिया के ऊपर हो क्या रहा है कि किसी के बारे में भी खबर बना के चला दी जाती है और उसके बाद लोग उसके ऊपर ना सिर्फ बिलीव करना शुरू कर देते हैं बल्कि उसको शेयर भी करना शुरू कर देते हैं। इसी से रिलेटेड जनरल बाजवा साहब से मुताल्लिक़ एक खबर है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी और इतनी ज़्यादा वायरल हुई कि उस पर शहबाज गिल साहब ने, डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने अमेरिका में बैठ के उस पर वी लॉक कर दिया और शहजाद अकबर साहब जो हैं उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट कर दी। और ट्वीट भी ऐसी है कि उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल किस्म के अल्फाज हैं। अब मैं जानता हूं कि जब शहबाज गिल साहब पाकिस्तान में थे और शहजाद अकबर साहब जब गवर्नमेंट का हिस्सा होते थे तो ये जनरल बाजवा साहब के दाएं बाएं किस तरह फिरते थे और किस तरह उनकी खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करते थे। लेकिन आज वही जनरल बाजवा जो हैं इन सब के लिए मजाक का बायस बन गए हैं और उनके ऊपर ऐसी ऐसी फप्ती कस रहे हैं कि हैरत होती है कि जो माजी के इनकी तारीफ़ें थी क्या उस पर यकीन करना चाहिए या आज जो गोल अफशानी हो रही है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। बहरहाल खबर ये थी कि एक अखबार के रिपोर्टर ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि एक एंकर जनरल बाजवा साहब से मिलने के लिए गए और उन्हें GHQ के सामने जो पिकेट है उसके ऊपर रोक लिया गया और वो बताते रहे कि मुझे जनरल बाजवा साहब के घर जाना है, मेरी उनके साथ मीटिंग है, लेकिन उन्हें कहा गया कि आप नहीं आगे जा सकते। फिर जनरल बाजवा साहब खुद बाहर गए, वो पिकेट पे गए और उन्होंने फिर एंकर को साथ लिया। अब ज़ाहिर एक्स आर्मी चीफ थे, लोगों ने यहाँ वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड से उन्हें रोका नहीं। जनरल बाजवा साहब उन्हें लेके अपने ड्राइंग रूम में आ गए और थोड़ी देर बाद वहाँ पे बकौल उस खबर के कि 10-15 सीक्रेट एजेंसी के लोग आए या अफवाज पाकिस्तान से रिलेटेड लोग आए और उन्होंने उस एंकर को निकाला और उसके बाद उन्हें कहा कि आप यहाँ पे अलाउड नहीं है, आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर जनरल बाजवा साहब को कहा कि आप इस किस्म की मुलाकातें ना किया करें, आपको रोका भी है लेकिन आप फिर मिलते जा रहे हैं। और फिर उस एंकर को मोटरवे के ऊपर छोड़ दिया गया और कहा गया कि लाहौर वापस जाएँ। फिर जब ये इसके ऊपर डिबेट शुरू हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये कामरान शाहिद है, जबकि ये खबर टोटली फेक थी। कोई भी एंकर पाकिस्तान का वो जनरल बाजवा साहब से पिछले 8-9 महीनों में नहीं मिला और ना ही मिला है और ना ही ज़ाहिर किसी को मिलने की ज़रूरत है और ना ही अलाउड है। ये भी एक हकीकत है जिसे मानना पड़ेगा। कामरान शाहिद साहब का नाम बिलावजह इस्तेमाल किया गया और उन्हें मेरा ख्याल रेडिकुल किया गया, शर्मिंदा करने की कोशिश की गई या उनको ड्रैग करने की कोशिश की गई। टोटल फेक खबर थी। तो कल अगर हम सोशल मीडिया को खोलें तो ऐसा लगता है कि फेक न्यूज़ का वहाँ पे अंबार लग गया हुआ है और हर जो खबर है उसको कोई ना कोई पुश मिल रही है और वो हर शख्स की स्क्रीन पे, हर शख्स के मोबाइल पे पहुँच रही है और लोग उस पर बिलीव कर रहे हैं। तो जनरल बाजवा साहब से रिलेटेड खबर जो है टोटल फेक होने के बावजूद जो है शहबाज गिल साहब ने उस पर वी लॉक किया और शहजाद अकबर साहब ने उसे ट्वीट किया और फिर उसे रीट्वीट करती चलेगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और सब लोगों ने कहा कि ठीक है और जनरल बाजवा साहब के ऊपर सब लोगों ने उनका बल्कि मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और एंकर के बारे में मुख्तलिफ एंकर्स के नाम लेने शुरू कर दिए कि ये है, वो है, वो है, यूँ है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना था कि कामरान शाहिद साहब है, जो कि टोटल गलत है। कामरान शाहिद भी नहीं मिले, बल्कि कोई भी एंकर जनरल बाजवा साहब से पिछले 7-8 महीनों में नहीं मिला। उससे पहले अगर किसी की मुलाकात हुई हो तो हुई हो।
तो फेक न्यूज़ जो है ना वही हद तक है कि आपने उस जस्टिस को शहीद भी कर दिया और उसके ऊपर अटैक भी करवा दिया और उसे वायरल भी कर दिया, इस फेक न्यूज़ को। फिर जनरल बाजवा साहब से रिलेटेड भी एक फेक न्यूज़ क्रिएट करके उसको भी ट्रेंडिंग में ले गए और कई लोगों ने उसके ऊपर वीलॉग्स करने शुरू कर दिए और उस खबर को खबर समझना शुरू कर दिया। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, अब इसका कोई सद्देबाब करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सद्देबाब नहीं किया जाएगा तो फिर ये चीज़ें इस तरह बढ़ती चली जाएंगी। अब एमल वली खान जो है, उनके जो एतराज़ है जस्टिस साहब पे, मेरा ख्याल है ये टू मच है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि किसी जज के बारे में आप इस किस्म के अल्फाज बोल दें कि आपका जी बाहर निकलना मुमकिन नहीं रहेगा और हम आपको साथ ये कर देंगे और वो कर देंगे और हम भी बहादुर हैं, हम भी पठान हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ का कोई पाकिस्तान के अंदर तुक बनता है कि आप इस लेवल पे चले जाएं। इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। गो अगर हाई कोर्ट्स की हदूद तय हो रही हैं तो मेरा ख्याल ये है कि सियासतदानों की हदूद भी तय होनी चाहिए। उससे आगे जाके किसी जज के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए, उसे इस तरह बुला भला नहीं कहना चाहिए पब्लिकली। ये बड़ी ज़्यादती है। आप फैसलों पे एतराज़ कर सकते हैं लेकिन किसी की पर्सनैलिटी पे, किसी के रिलेशन पे बात नहीं कर सकते। इस तरह तो हर शख्स किसी न किसी का रिलेटिव है। तो आप क्या तमाम रिलेटिव से मुतल्लिका जितने सरकारी अफसर हैं या अफवाज पाकिस्तान के अंदर ऑफिसर्स हैं या उनका जुडिशरी के साथ ताल्लुक़ है तो क्या सबको फारिग कर देंगे आप? ये मुमकिन नहीं है। शीरी मज़ारी साहबा ने कल सदर साहब की एक ट्वीट जो हम पिछले प्रोग्राम में आपको सुना चुके हैं, जो शाह महमूद कुरैशी साहब से रिलेटेड थी, उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट की और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान मस्ट चेंज जो लिखा था सदर साहब ने, उसके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया कि जनाब इस तरह होना चाहिए, उस तरह होना चाहिए, वो होना चाहिए। शीरी मज़ारी साहबा जो है उन्होंने सदर साहब को आड़े हाथ ले लिया है। और अब यहाँ दो चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि शीरी मज़ारी और शफ़कत महमूद और फवाद चौधरी और इनके अलावा एक और साहब हैं, ये चार ऐसे लोग थे जो सदर साहब के बहुत करीब थे। बल्कि शीरी मज़ारी साहिबा और शफ़कत महमूद साहब जो हैं वो हर हफ्ते सदर साहब के साथ डिनर करते थे या लंच करते थे, इतने करीब थे। और शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं वो सदर साहब को सदर साहब नहीं कहती थी, उन्हें आरफ कहती थी। इतनी ज़्यादा कुर्बत थी उनके दरमियान। बल्कि एक वक्त ये भी था आखिरी दिनों में कि शीरी मज़ारी साहिबा सदर साहब को कहती थी कि आप फ़ौज के साथ या आर्मी चीफ़ के साथ बात करें और इमरान खान साहब की मुलाकात करवाएं और मामलात को सेटल करें। यानी इतनी ज़्यादा करीब थे। लेकिन बाद में शीरी मज़ारी साहिबा को भी पता चला कि सदर साहब जो है डबल गेम कर रहे हैं, अब वो हमारे साथ नहीं है या हमारे सदर नहीं है। तो फिर ये डिस्टेंस पे जाती चली गई और इस दौरान सदर साहब भी इनको अवॉइड करने लगे, क्योंकि दूसरी तरफ से ने ये बताया गया था कि शीरी मज़ारी साहिबा जो गुड बुक में नहीं है। तो सदर साहब ने भी फिर इस मामले से अपने आप को साइड पे कर लिया। अब शीरी मज़ारी साहिबा जो है ओपनली बात कर रही हैं और उससे पहले वो प्राइवेट महफिलों में ये बात करती थी कि सदर हमारा सदर नहीं है, ये कुछ करना चाहता तो कर सकता था और इसने जानबूझ के दूसरी साइड की साइड ली। बल्कि ये खान साहब से भी इन्होंने कई मरतबा एतराज़ किया, उनको भी ये बताया कि सदर साहब को समझाएं कि इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो शीरी मज़ारी साहिबा की तरफ से जब ट्वीट आ गई तो अब मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इस इशू पर बोलना शुरू कर देंगे। जब ये बोलेंगे तो सदर साहब मेरा ख्याल है मज़ीद अपने आप को तनहा और अकेला महसूस करना शुरू कर देंगे। कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, 261th ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है। इसके अंदर ये फैसला हुआ कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के मामले में जो भी तावन मांगेगा अफवाज पाकिस्तान वो तावन उसको प्रोवाइड करेगी। यानी किसी जगह सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, किसी जगह अगर अफराद की ज़रूरत है तो अफरादी क़ुव्वत फ़राहम की जाएगी, किसी जगह कोई भी हर्डल है तो उसको भी रुकावट को भी हटाया जाएगा। ये अफवाज पाकिस्तान की तरफ से एक अंदिया दिया गया। लेकिन इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई और मौलाना फजलुर रहमान साहब को याद रखिएगा कल उनके साहबजादे की शादी थी और शादी पे ज़ाहिर है सब लोग ही मसरूफ़ हो जाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। लेकिन मौलाना ने इस क्रूशल टाइम के ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर कुछ पॉइंट उन्होंने उठाए। उन्होंने कहा कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है खुद मुख्तार नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन में ये इलेक्शन हो रहे हैं। तो उनका ये कहने का मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन की हदूद में दाखिल हो रही है, ये दाखिला नहीं होना चाहिए, जो उनके ऊपर जो उनकी तरफ से एतराज़ हो रहा था। फिर उसमें उन्होंने कहा कि अगर मेरा कोई वर्कर ज़ख्मी हुआ या वो शहीद हुआ तो मैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को और साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराऊंगा। और अगर इसको थोड़ा सा डिसाइफर किया जाए इस स्टेटमेंट को तो ऐसे महसूस होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब शायद फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं चाहते
वही चाहते हैं कि पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाए, पहले हालात को बेहतर बना दिया जाए, फिर जाके इलेक्शन करवाया जाए। और फिर शायद वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि इलेक्शन मुलतवी कर दिए थे जब जस्टिस नजफ़ी साहब का फैसला आया था, तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर इंटरवेंशन की तो वो काबिल कबूल नहीं है। तो कल अगर मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो यूँ महसूस होता है कि मौलाना दबे अल्फाज में या फिर ऊंची आवाज़ में यही कह रहे हैं कि जी जब तक खैबर पख्तूनख्वा के हालात ठीक नहीं होते, वहाँ पे सिक्योरिटी का मसला जब तक हल नहीं होता, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और जब मौलाना ये कह रहे थे उसके बाद अफवाज पाकिस्तान की तरफ से प्रेस रिलीज़ आ गई और उससे पता चला कि अफवाज पाकिस्तान भी अब इलेक्शन चाहती है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन शायद पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से हर्डल है या फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से हर्डल है, क्योंकि सब लोगों ने शुरू में ये कहा था कि इलेक्शन अगर थोड़े 2-4 हफ्ते सस्पेंड हो जाएं या 2-4 महीने आगे चले जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया, फिर पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से आया, फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आया, फिर उमैर नियाज़ी साहब एक दरख्वास्त उन्होंने दायर कर दी लाहौर हाई कोर्ट में और जस्टिस नजफ़ी साहब का फ़ैसला आ गया। इसके अलावा बाकी पार्टीज़ की तरफ से भी एतराज़ किया जाता रहा बलूचिस्तान में भी, लेकिन सब लोग और सब फोरम आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते चले गए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब शुरू दिन से आज तक मुसलसल इस चीज़ को परसू कर रहे हैं कि फ़ौरन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, जब तक हालात ठीक नहीं होते उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए। लेकिन बहरहाल अब फ़ौज पाकिस्तान की तरफ से भी आ चुका है मामला और साथ साथ इलेक्शन कमीशन भी एक्टिव है और थर्डली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमिटेड है, पत्थर की लकीर उन्होंने खींच दी है, तो इलेक्शन तो बहरहाल हो के रहेंगे। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की थी कि ये जो साइफ़र केस चल रहा है उसमें कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है और जज साहब अपनी हदूद से तजावज़ कर रहे हैं। तो कल जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में केस चला, एक रुकनी बेंच था और उन्होंने इमरान खान साहब को 11 जनवरी तक स्टे दे दिया है। अब ये केस 11 जनवरी तक के लिए रुक गया और इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा रिलीफ समझ रही है और सबका ख्याल ये है कि अब कहीं ना कहीं से ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मामला को यहाँ पर सस्टेन कर सकेगा, क्योंकि जो शाह महमूद कुरैशी साहब का एपिसोड हुआ है वो ये साबित करता है कि अभी तक कोई दरवाज़ा नहीं खुला। गो कल खतीजा शाह साहिबा की ज़मानत हो गई कोयटा से और वो शायद अपने घर चली गई, लेकिन इसके बावजूद ये इशू अभी तक कायम है कि कोई ऐसा रिलीफ इमरान खान साहब को नहीं मिलने वाला कि जिससे वो इलेक्शन लड़ सकें और इलेक्शन उनके हक़ में आ सके। शाह महमूद कुरैशी साहब को कल जुडिशल रिमांड पे जेल भिजवा दिया गया, उनके ऊपर नए 12 मुकदमात बने और शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना है कि मुझे पुलिस ने ज़दोकोब किया। एक इंस्पेक्टर SHO इशफाक हैं, उन्होंने मुझे लात भी मारी और साथ मुझे मुक्का भी मारा और मुझे सर्दी में बैठाया रखा, जबकि पुलिस हलफ देती है कि हमने उनको उंगली भी नहीं लगाई। शाह साहब को बड़े प्यार से रखा गया क्योंकि वो हमारे लिए मोअज़्ज़ज़ हैं। अब शाह साहब गलत कह रहे हैं या पुलिस गलत कह रही है, इसका फ़ैसला तो ज़ाहिर है किसी न किसी जगह होना चाहिए।